चलो तो ट्रांजिस्टर के बारे में हमने थोड़ा बहुत पढ़ लिया था। क्या पता लगा था ट्रांजिस्टर होता क्या है, एक बार रिवाइज करा देता हूं मैं। है ना, ट्रांजिस्टर बेसिकली क्या था, एक डिवाइस था जिसमें कितने पीएन जंक्शन थे, दो पीएन जंक्शन थे। इस वजह से तीन टर्मिनल हुआ करते थे। एक टर्मिनल को एमिटर कहते थे, बीच वाले को बेस और साइड में बचा हुआ कलेक्टर। तीनों को डिफरेंस क्या है, तीनों में एमिटर को बहुत ही हेविली डोप किया जाता था, बेस को सबसे कम डोप किया जाता था और कलेक्टर बीच में कुछ मॉडरेटली डोप्ड होता था। तो होगा क्या, एमिटर से हमेशा चार्ज कैरियर फ्लो करेंगे, जो कि जैसे यहां से मान लो कि होल्स फ्लो कर रहे हैं, तो बेस के अंदर वो इलेक्ट्रॉन के साथ रिकम्बाइन करेंगे, पर बहुत कम, क्योंकि यहाँ डोपिंग बहुत कम है। और मेजॉरिटी ऑफ चार्ज कैरियर सीधे एमिटर से कहाँ पहुंच जाते हैं, कलेक्टर में पहुंच जाते हैं। समझ आ रहा है, दो पीएन जंक्शन है। जनरली आप क्या करके रखते हो, जनरली आप एमिटर बेस जंक्शन को तो फॉरवर्ड बायस रखते हो और बेस कलेक्टर जंक्शन को रिवर्स बायस रखते हो, है ना। सर्किट हमने देख ही लिया था, वर्किंग में ज्यादा कुछ है नहीं, बस इनकी करंट की रिलेशन आपको याद रखनी होती है। तो में एमिटर करंट है वो इक्वल होता है बेस प्लस कलेक्टर करंट। ये इंपॉर्टेंट टर्म है, नहीं लिखा है तो पहले नोट डाउन कर लो इसी चीज को, सिर्फ डायरेक्ट फॉर्मूला नोट डाउन कर लेना। हर ट्रांजिस्टर के लिए ये कैरेक्टरिस्टिक होती है, यानी कि फिक्स्ड होती है किसी भी ट्रांजिस्टर के लिए। दो तरह के करंट गेन हम डिफाइन करते हैं। करंट गेन का मतलब क्या है, इस अप्लायंस को यूज करके आपने कितना एमिटर करंट दिया था, वहां से कितना कलेक्टर करंट आपको मिला, इसके रेशियो को हम गेन कहते हैं बेसिकली। तो बेस करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर बीटा से डिनोट किया जाता है, ये हो जाता है कलेक्टर बाय बेस करंट, इसके रेशियो को हम कहते हैं। सिमिलरली एमिटर करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर कलेक्टर बाय एमिटर। तो कलेक्टर कॉमन है, पीछे बेस होगा तो बीटा, एमिटर होगा तो अल्फा। दोनों में ऑब्वियसली रिलेशन हमें पता ही है, आई एमिटर इज आई बेस प्लस आई कलेक्टर, इनके टर्म्स में उठा के रख देते हैं तो अल्फा बीटा में ये रिलेशन आ जाती है। कुछ नहीं तो कम से कम 4 सवाल आ चुके हैं, जिनमें से 2 बार तो सिर्फ ये रिलेशन पूछी गई थी कि अल्फा और बीटा में क्या रिलेशन होती है, डायरेक्टली यही क्वेश्चन था। बाकियों में अल्फा की वैल्यू दे दी गई थी, बीटा की पूछी थी, बीटा की वैल्यू दे दी, अल्फा की पूछी थी। तो 4 सवाल मिनिमम मैंने देखे हैं प्रीवियस आए हुए मेंस के अंदर, है ना, जो सिर्फ इन वैल्यूज को पूछा गया है। नोट डाउन कर ली। फिर हमने एक डिवाइस देखी थी एम्पलीफायर। एम्पलीफायर नाम से ही पता लग रहा है, एम्पलीफाई करना यानी कि बढ़ा देना किसी चीज को। तो एम्पलीफायर एक डिवाइस है जो कि इनपुट सिग्नल को क्या कर देती है, बढ़ा चढ़ा देती है, एम्पलीफाई कर देती है। आप इनपुट करंट को एम्पलीफाई कर सकते हो, आप इनपुट वोल्टेज को एम्पलीफाई कर सकते हो। एम्पलीफायर बनाया किसकी वजह से जाता है, मदद से जाता है, तो ट्रांजिस्टर की मदद से बनाया जाता है। लेकिन एक समस्या है, ट्रांजिस्टर के अंदर 3 ही टर्मिनल होते हैं, एक एमिटर, एक बेस और एक कलेक्टर। जबकि एम्पलीफायर बनाने के लिए आपको 4 टर्मिनल की रिक्वायरमेंट होती है, 2 इनपुट में 2 आउटपुट में। तो हमारे पास है 3 टर्मिनल, चाहिए 4 टर्मिनल, तो किसी एक को कॉमन रखा जाता है, इनपुट सर्किट के लिए भी और आउटपुट सर्किट के लिए भी। और ऐसे हम एक ट्रांजिस्टर को एम्पलीफायर में कन्वर्ट कर देते हैं, इसमें कोई दिक्कत। अब यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हो, यहाँ पे पीएनपी ट्रांजिस्टर मैंने लिया है, तो एक जंक्शन तो ये पीएन जंक्शन आपको दिख रहा है, एक पीएन जंक्शन ये हमको दिख रहा है, ठीक है ना। इसमें मैंने पीएन जंक्शन इधर से एमिटर और बेस को फॉरवर्ड बायस किया है, आप देख सकते हो पी पॉजिटिव से कनेक्टेड है, जबकि यहाँ पे पी नेगेटिव से कनेक्टेड है, तो ये ऑब्वियसली क्या है, रिवर्स बायस है। तो जब भी ऐसा सर्किट आपको दिखेगा तो इसमें 2 पार्ट है, आपको दिख रहा है, एक लेफ्ट पार्ट है, एक राइट पार्ट है। कुछ लोगों को कंफ्यूजन होता है लैंग्वेज वगैरह में इस चैप्टर में, इसलिए मैं बिल्कुल शुद्ध हिंदी में आपको बता रहा हूँ। हमेशा सर्किट में 2 हिस्से दिखेंगे, एक लेफ्ट में और एक राइट में। लेफ्ट वाले हिस्से को कहा जाता है इनपुट सर्किट, राइट वाले हिस्से को कहा जाता है आउटपुट सर्किट। समझ आ रहा है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर आपने यहाँ एक बैटरी लगाई है, VEE मैंने इसे कहा है क्योंकि ये एमिटर से कनेक्टेड है और ये एमिटर को फॉरवर्ड बायस रखने में मदद कर रही है या नहीं। सिमिलरली इस बैटरी को हम VCC कहते हैं क्योंकि ये कलेक्टर से कनेक्टेड है और एक कलेक्टर को रिवर्स बायस रखने में मदद कर रही है। अब यहाँ पे एमिटर बेस्ड जंक्शन है, तो इसके अक्रॉस कुछ वोल्टेज भी आता होगा, इसे हम इनपुट वोल्टेज कहते हैं, जिसे आप VBE वोल्टेज अक्रॉस बेस एमिटर जंक्शन कहते हो। सिमिलरली ये वाला जो जंक्शन है, इसके अक्रॉस भी कुछ वोल्टेज आता होगा, उसे VBC बेस कलेक्टर जंक्शन कहते हैं।
समझ आ रहा है? ये हमारा आउटपुट वोल्टेज हो जाता है। अब देखो होता क्या है, जब आप बेस एमिटर जंक्शन इस पहले वाले जंक्शन को फॉरवर्ड बायस रखते हो, तो सोच के देखो, फॉरवर्ड बायस रखते थे तो डिप्लीशन लेयर क्या हो जाती थी, मोटी या पतली? किसी चीज को फॉरवर्ड बायस अगर आपने किया है तो डिप्लीशन लेयर की थिकनेस ज्यादा होती है या कम होती है? कम होती है, तभी तो चार्ज फ्लो हो पाता है। तो डिप्लीशन लेयर की थिकनेस कम हो गई तो रेजिस्टेंस भी क्या हो गया, कम हो गया। तो बेस एमिटर जंक्शन का रेजिस्टेंस कैसा रहता है, कम रहता है। इस वजह से एमिटर करंट की वैल्यू क्या रहती है, हाई रहती है। क्या हम सेमीकंडक्टर्स में रेजिस्टेंस को V बाय I से डिनोट करते हैं? नहीं। याद करो, ग्राफ बनाए थे, नॉन ओमिक डिवाइस है, इसमें इंस्टेंटेनियस स्लोप लिया जाता है, तो डेल्टा V बाय डेल्टा I से आप रेजिस्टेंस डिफाइन करते हो। तो अगर हमारा रेजिस्टेंस छोटा है तो करंट कैसा हो जाता है, ज्यादा। जबकि रिवर्स बायस कंडीशन में जो दूसरा जंक्शन है आपका, उसको आपने रिवर्स बायस किया है, तो उसमें डिप्लीशन लेयर की विड्थ कैसी हो जाएगी, बहुत बड़ी, तो उसका रेजिस्टेंस कैसा हो जाएगा, ज्यादा। अब सोच के देखो होगा क्या, क्या ऑलमोस्ट एमिटर करंट कलेक्टर करंट बन जाता है कि नहीं बन जाता? ये हमने देखा है ना, जो भी एमिटर करंट आ रहा है उसका थोड़ा सा हिस्सा किसमें जाता है, बेस में, बाकी सारा किसको मिल जाता है, कलेक्टर को। तो सोच के देखो, इसका रेजिस्टेंस कम होने की वजह से IE बहुत बड़ा है, और क्योंकि ये वाला जंक्शन हमारा रिवर्स बायस है तो इसका रेजिस्टेंस बहुत बड़ा है। तो वोल्टेज क्या होता है, I इंटू आर, यहाँ से आने वाला करंट भी बड़ा है, इसका रेजिस्टेंस भी बड़ा है, तो आउटपुट वोल्टेज भी आपको कैसा मिल गया, बड़ा मिल गया, और आपका सिग्नल क्या हो गया, एम्पलीफाई हो गया। ये पूरी वर्किंग है इस चीज की, समझ आया? क्योंकि लो रजिस्टर से चार्ज को ले जाया जाता है हाई रजिस्टर में, देख पा रहे हो ना, यहाँ का लो है, यहाँ का हाई है, इसीलिए ट्रांजिस्टर, ये जो नाम है, लो रजिस्टर से हाई रजिस्टर चार्जेस को लेके जाने का जो प्रोसेस है, इसलिए इसे ट्रांजिस्टर हम कहते हैं। और ये एम्पलीफाई कर रहा है किसको, वोल्टेज। कोई समस्या? चलो, ये सब हम देख चुके थे। तीन तरह के ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर हम देखते हैं, जिसमें एक में तो बेस को कॉमन रखा जाता है, एक में एमिटर को कॉमन रखा जाता है, और एक में कलेक्टर को कॉमन रखा जाता है। हमारे सिलेबस में सिर्फ दो हैं जिसमें बेस और एमिटर को आप कॉमन रखते हो, कलेक्टर कॉमन रखने वाला अपने सिलेबस में नहीं है। 95% ऑफ द क्वेश्चन कॉमन एमिटर के ऊपर आते हैं, क्योंकि ये ज्यादा बेनिफिशियल है कंपेयर टू कॉमन बेस। ठीक है, तो यहीं से ध्यान देना है आपको कि कैसे काम करता है ये। कनेक्शन देखने की कोशिश करो। सबसे पहले यहाँ पर आपको ये आपका ट्रांजिस्टर दिख रहा है, इसमें ये एमिटर है, बीच वाला बेस है, और ये कलेक्टर है। मैंने हमेशा कहा लेफ्ट वाला सर्किट क्या हो जाता है, इनपुट सर्किट, राइट वाला सर्किट क्या होता है, आउटपुट सर्किट। आपको दिख रहा है बेस इसके अंदर कॉमन है, बीच में, दोनों साइड में आ रहा है ये, तो ये कॉमन बेस कनेक्शन कहलाता है। ऑब्वियसली एमिटर को फॉरवर्ड बायस करना है तो यहाँ एक वोल्टेज VE लगाया जाएगा, और कुछ इनपुट रेजिस्टेंस भी रहेगा। इस सर्किट के लिए इस जंक्शन को रिवर्स बायस रखना है तो यहाँ पे VCC लगाया जाता है, और इसका कुछ आउटपुट रेजिस्टेंस भी रहेगा। जो भी आउटपुट के अक्रॉस नेट वोल्टेज आपको मिलता है उसे कह देते हैं वोल्टेज अक्रॉस बेस कलेक्टर जंक्शन, बेस और कलेक्टर के अक्रॉस वोल्टेज। सिमिलरली जो नेट वोल्टेज आपको मिलता है एमिटर और बेस के अक्रॉस, उसे कह देते हैं वोल्टेज अक्रॉस बेस एमिटर जंक्शन। कोई दिक्कत इसमें? तो इनपुट कौन सा वाला वोल्टेज, अगर मैं आपसे कहूं इनपुट वोल्टेज कौन सा है, बेस एमिटर। आउटपुट वोल्टेज कौन सा है, बेस कलेक्टर। इनपुट रेजिस्टेंस कौन सा है, सवाल इन्हीं से सॉल्व होंगे सिर्फ, बाकी सब तो कचरा है थ्योरी जो है। इनपुट रेजिस्टेंस कौन सा वाला रेजिस्टेंस होगा, जो एमिटर वाला है, और आउटपुट रेजिस्टेंस कौन सा होगा, कलेक्टर वाला। कोई दिक्कत इसके अंदर? इसका कर्व बना के देखते हैं, ये कर्व भी याद रखने होते हैं, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व इसे कहा जाता है। आप डायोड याद करो, डायोड का ग्राफ याद है कैसा बना था, जब फॉरवर्ड बायस करते थे एक नी पॉइंट वोल्टेज आता था, और फिर वो ऊपर उठ जाता था, आता था कि नहीं? और यहाँ पे रिवर्स बायस का भी ग्राफ बनाया था। यहाँ हम सिर्फ फॉरवर्ड बायस का बना रहे हैं, क्यों? क्योंकि एमिटर बेस्ड जंक्शन को मैंने कैसा रखा है, फॉरवर्ड बायस रखा है। समझ आ रहा है ना? तो इसके लिए सिर्फ ये वाला ग्राफ बन गया कुछ इस तरह से। अब ऐसा बताओ कि अगर आप बेस कलेक्टर जंक्शन के वोल्टेज को बढ़ाओ या घटाओ, क्या उससे IE के ऊपर कोई फर्क पड़ेगा? आपको यहाँ रिलेशन समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? जो बेस
एमीटर वोल्टेज है ये सिंपली क्या होगा, IE इंटू RE होगा कि नहीं होगा। तो इसको चेंज करने से क्या इस पे कोई फर्क पड़ेगा, नहीं। लेकिन क्या होता है ना कि जब हम यहाँ पे रिवर्स बायस का वोल्टेज बढ़ा देते हैं, अगर आप रिवर्स बायसिंग का वोल्टेज बढ़ा दोगे तो उससे क्या होगा, जो चार्ज कैरियर्स है उन्हें अपनी तरफ पुल करने की कोशिश करेगा, समझ आ रहा है। जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि जैसे जैसे आप बेस कलेक्टर का वोल्टेज बढ़ाते हो एमीटर करंट में चेंज आता है, पर वो चेंज नेग्लिजिबल होता है ऑलमोस्ट, समझ आ रही है बात। नी पॉइंट तक तो कुछ फर्क पड़ता नहीं है क्योंकि तब तक तो करंट फ्लो कर ही नहीं रहा था। उसके बाद में कर्व थोड़ा सा ऊपर उठने लग जाता है, क्यों, क्योंकि अगर आप कलेक्टर बेस जंक्शन जो आउटपुट वोल्टेज है उसे बढ़ाते हो, उसकी वजह से थोड़े बहुत चार्ज कैरियर्स की क्वांटिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, जिससे एमीटर करंट थोड़ा सा हाई हो जाता है, समझ आ रहा है। यहाँ ऐसा समझने की कोशिश करो, अगर आपको याद रखने में दिक्कत हो रही है, एमीटर धक्का देना चाहता है उस तरफ चार्ज को, तो एमीटर का वोल्टेज भी धक्का देने की कोशिश करता है और वो वहां पे पुल करना चाहता है। देखो आप ऐसी बैटरी लगाओगे तो करंट इधर पुल करने की कोशिश करेंगे कि नहीं, तो इसका वोल्टेज हाई रखोगे तो ये ज्यादा पुल करने की कोशिश करेगा, लेकिन कितने कैरियर्स आएंगे क्या वो इसके हाथ में है, वो तो एमीटर के हाथ में है। तो ऐसा तो है नहीं कि ड्रास्टिकली एमीटर को ये बढ़ा सकता है, थोड़ा बहुत बढ़ा सकता है ना, तो थोड़ा बहुत चेंज आ जाता है, जिससे हमें एक ग्राफ याद है। आउटपुट के अंदर क्या होगा ये देखो, तो अगर कलेक्टर करंट और VBC की बात की जाए, अब बताओ कलेक्टर करंट क्या इस वोल्टेज पे डिपेंड कर रहा है, नहीं। कलेक्टर करंट तो डिपेंड कर रहा है कि आ कितना रहा है, जो एमीटर भेजेगा वही तो कलेक्टर को मिलेगा। और आपने अभी देखा कि अगर मैं कलेक्टर बेस का पोटेंशियल बढ़ाऊं भी तो उससे एमीटर में कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो इसमें भी ग्राफ जो बनता है वो कुछ इस तरह का बनता है, और आई एमीटर अगर 1 मिली एम्पियर है तो कलेक्टर करंट लगभग 1 मिली एम्पियर होने की कोशिश करता है इसे, समझ आ रहा है। अगर एमीटर करंट ज्यादा होगा तो फिर कलेक्टर करंट भी ज्यादा होने की कोशिश करेगा। तो ये ग्राफ आ जाते हैं सिमिलरली। यहाँ पे इस कर्व को, आउटपुट कर्व को 3 रीजन में डिवाइड किया जाता है, एक्टिव रीजन, सैचुरेशन रीजन और कट ऑफ रीजन। एक्टिव रीजन का मतलब हो जाता है कि जब आप इनपुट सर्किट को तो फॉरवर्ड बायस रखते हो, आउटपुट को रिवर्स बायस रखते हो। बताओ ऐसे केस में ट्रांजिस्टर अच्छा काम करेगा या नहीं करेगा, अगर इनपुट फॉरवर्ड बायस्ड है और आउटपुट रिवर्स बायस्ड है, यही तो हमारा काम था। तो इस केस में बनता है एक्टिव रीजन, ये जो कर्व आपको यहां दिख रहा है। अगर आप दोनों को रिवर्स बायस कर दो, तो अगर मैं एमीटर बेस जंक्शन को भी रिवर्स बायस कर दूं तो यहां से करंट आ पाएगा क्या, करंट ही नहीं आ पाएगा। तो यहाँ पे करंट पहुंचेगा क्या, यहाँ भी करंट नहीं पहुंच पाएगा, तो लगभग करंट क्या हो जाता है, जीरो। उसे कहा जाता है कट ऑफ रीजन, समझ आ रहा है। सिमिलरली अगर आप दोनों को फॉरवर्ड बायस कर दो तो क्या होगा, ये तो फॉरवर्ड बायस तो अच्छी बात है, यहाँ से ढेर सारा करंट आना चाह रहा होगा, लेकिन इसे भी अगर आपने फॉरवर्ड बायस कर दिया तो क्या ये उसे अपोज करने की शुरुआत कर देगा, तो करंट थोड़ा सा क्या रहता है, कम रहता है। तो इस रीजन को हम सैचुरेशन रीजन कहते हैं। जनरली ट्रांजिस्टर को इसमें भी ऑपरेट नहीं किया जाता। हमारे लिए बेस्ट चीज क्या है ऑपरेट करने के लिए, इनपुट रहना चाहिए फॉरवर्ड, आउटपुट रहना चाहिए रिवर्स, समझ आया। मेनली आपको कर्व्स याद रखने हैं, यही मैंने इसमें लिख दिया है क्या क्या होता है। अच्छा, अब इसमें आउटपुट रेजिस्टेंस क्या बताओगे, जरा बताओ इस सर्किट के लिए। आउटपुट सर्किट आपको दिख रहा है राइट हैंड साइड पे, रेजिस्टेंस क्या बोला जाएगा, आउटपुट रेजिस्टेंस, ये टोटल वोल्टेज है ना आउटपुट वोल्टेज, तो डेल्टा, इसमें डेल्टा में बताते हैं, एग्जैक्ट नहीं बता सकते ना। अरे याद आ रहा है कि नहीं यार, एब्सोल्यूट तो नहीं बोल सकते ना, नॉन ओमिक डिवाइस है, तो अब एक डेल्टा का साइन, यानी छोटा सा चेंज, डेल्टा VBC अपॉन डेल्टा RC, समझ आ रहा है। ये आपको दे देगा डेल्टा IC, सॉरी, आउटपुट रेजिस्टेंस। यही चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, पर मुझे लग नहीं रहा तुम में से किसी को समझ भी आया। देखो बेटा वो याद करो, पहले मैंने बताया था इसका ग्राफ ऐसा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब आप रेजिस्टेंस क्या बता सकते हो, V/I बता सकते हो क्या डायरेक्टली, हर जगह पे अलग है ना, तो किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जाएंगे तो स्लोप जो होगा वही तो बताएगा। अरे स्लोप ही तो होगा ना रेजिस्टेंस, तो स्लोप को क्या लिखते थे, dV/DI, यहाँ पे बस डेल्टा लिख देते हैं। डी को चेंज ही तो है, चेंज इन वोल्टेज अपॉन चेंज इन करंट।
तो आउटपुट के लिए वोल्टेज कौन सा है, VBC। आउटपुट के लिए करंट कौन सा है, कलेक्टर। तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, डेल्टा VBC अपॉन डेल्टा IC। ये पहला है जो आपको लिखना है फॉर्मूला। कॉमन बेस कनेक्शन, कॉमन बेस कनेक्शन हेडिंग डाल लो। अभी क्वेश्चन सॉल्व करने में जो हेल्प करेगा मैं वो बता रहा हूं आपको। कॉमन बेस कनेक्शन, उसमें पहला पॉइंट लिख लो, इनपुट। इनपुट कौन होता है, एमीटर बेस, लिख लो एमीटर बेस। तो इनपुट वोल्टेज कौन सा वाला होगा, VBE, वी बेस एमीटर। अरे समझ आ रहा है। इनपुट करंट कौन सा होगा, मैं भी लिख ही देता हूं यहाँ पर। हाँ, मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि दिक्कत ना हो किसी को। यहाँ लिख लेते हैं इनपुट और यहाँ आउटपुट, ठीक है ना। तो वोल्टेज VBE और आउटपुट में VBC। इनपुट करंट IE, आउटपुट करंट IC। रेजिस्टेंस के लिए RE और यहाँ पे RC। दिक्कत कॉमन बेस कनेक्शन में, बोलो। अगला होता है कॉमन एमिटर कनेक्शन। डायग्राम देखने की कोशिश करो। लेफ्ट हैंड साइड वाला सर्किट कौन सा है, इनपुट सर्किट। राइट हैंड साइड वाला सर्किट कौन सा है, आउटपुट सर्किट। बीच में आपको दिख रही है एमिटर प्लेट, तो ये क्या हो गया, कॉमन एमिटर कनेक्शन हो गया। अब इससे क्या होगा, ऑब्वियसली एमिटर में ही करंट जाने वाला है, ये करंट बेस में बदलेगा थोड़ा सा, और मेजॉरिटी किस में चला जाएगा, कलेक्टर में। समझ आ रहा है कि नहीं। ठीक। इसमें बेस कलेक्टर सॉरी कलेक्टर एमिटर जंक्शन को कैसा रखा जाएगा, कलेक्टर एमिटर जंक्शन को कैसा रखा जाएगा, याद नहीं यार, याद रखो ना पहले। इनपुट क्या होना चाहिए, फॉरवर्ड बायस। आउटपुट क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर मैं आपसे कहूं कि इनपुट कौन सा सर्किट है, इनपुट कौन सा जंक्शन है, अरे हाँ, बेस एमिटर, समझ आ रहा है। और आउटपुट कौन सा जंक्शन है, एमिटर कलेक्टर। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। अच्छा, इनपुट करंट कौन सा है, ध्यान नहीं दे रहे हो तुम, ऐसा लग रहा है। हाँ, इनपुट करंट कौन सा है, IE क्यों नहीं है, IE क्यों नहीं है ये पूछ रहा हूँ। उसमें इनपुट IE था कि नहीं था पिछले में, इसमें क्यों नहीं है, तो कॉमन है। तो कौन सा वाला है, IB। आउटपुट करंट, बिल्कुल सही, आउटपुट करंट है आपका IC। इनपुट वोल्टेज VBE, समझ आ रहा है कि नहीं, बेस एमिटर जंक्शन का इनपुट वोल्टेज है। और आउटपुट वोल्टेज VCE। तो आप देखो इसमें इनपुट को फॉरवर्ड बायस रखा गया है कि नहीं रखा गया, देखो एमिटर प्लस से कनेक्टेड है कि नहीं है, और कलेक्टर देखो नेगेटिव से, तो ये एमिटर फिर पॉजिटिव से कनेक्टेड है यहाँ पे, तो कैसा हो गया, फिर से रिवर्स बायस हो गया कि नहीं हो गया। अरे समझ आ रहा है ना, और कुछ थोड़ी होता है इसमें। अब बाकी आप लिख सकते हो ना, रिलेशन तो आपको पता ही है। इनपुट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, सिंपली इनपुट रेजिस्टेंस अगर आपसे बोला जाए RI, तो क्या लिख सकते हैं उसे, डेल्टा VBE IB। समझ आ रहा है, इनपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट रेजिस्टेंस। R आउट डेल्टा
आउटपुट करंट, एक ही फॉर्मूला है और वो देखने में इतना भयानक लगता है कि पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं, है ना। सर्किट देख के डरावना लगता है कि नहीं लगता, पर है कुछ नहीं वो। क्लियर है। इसमें इनपुट कैरेक्टरिस्टिक की अगर बात की जाए तो इसमें इनपुट करंट ऑब्वियसली IB है, इनपुट वोल्टेज VB है। ग्राफ जो बनेगा, क्योंकि इसे फॉरवर्ड बायस रखा है तो नॉर्मल ग्राफ बनेगा, जैसे कि हम जानते ही हैं, किसी कलेक्टर एमिटर वोल्टेज पर। आउटपुट का मैंने कुछ फिक्स वोल्टेज रखा है, मैंने मान लिया ये। अब बताओ इसके अंदर अगर मैं आउटपुट वोल्टेज को बढ़ाऊंगा तो उससे क्या होगा, क्या बेस करंट पे फर्क पड़ेगा? अगर आप आउटपुट वोल्टेज को बढ़ाओगे तो क्या बेस करंट पे फर्क पड़ेगा? पड़ेगा ना। क्यों नहीं पड़ेगा? बोलो। हाँ, पुल कर रहा है ना, बिल्कुल बात सही है। लेकिन इस बार उसका प्रभाव एमीटर पे पड़ता है कि नहीं पड़ता? अरे पड़ता है कि नहीं पड़ता? इस बार एमीटर इसके साथ जुड़ा हुआ है ना, तो अगर आप यहाँ वोल्टेज ज्यादा करोगे तो एमीटर करंट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा ना एमीटर करंट, तो उल्टा एमीटर करंट बढ़ेगा तो बेस करंट भी बढ़ेगा और कलेक्टर करंट भी क्या होगा, बढ़ेगा। बात समझ आ रही है? तो बेस करंट लगातार क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे आप इस वोल्टेज को बढ़ाते हो, आउटपुट वोल्टेज को बढ़ाते हो। अरे उसमें क्या था, पिछले वाले में कलेक्टर इस कोने पर है भाई, और उसका इस वोल्टेज से कुछ लेना देना है क्या? इस वोल्टेज का लेना देना तो बेस के साथ है और कलेक्टर के साथ है। इसका एमीटर से कुछ लेना देना ही नहीं है, तो इसे चेंज करने से ज्यादा फर्क तो नहीं पड़ रहा था, लेकिन यहाँ पे फर्क पड़ता है। इसलिए इसके आउटपुट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व को आप अगर देखो तो आपको काफी डिफरेंस महसूस होगा। देखो, अगर बेस करंट 10 मिली माइक्रो एम्पियर था तो कुछ इस तरह से कलेक्टर करंट आता है, लेकिन बेस करंट अगर बढ़ जाए तो कलेक्टर करंट भी काफी ज्यादा बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि बेस करंट बढ़ेगा ही कब, जब एमीटर बड़ा होगा, और एमीटर बढ़ेगा तो मेजोरिटी एमीटर किसको मिल जाता है, कलेक्टर को, तो वो भी काफी ज्यादा बड़ा होता जाता है। समझ आ रहा है? तो जब ऑलमोस्ट फिक्स्ड हो जाता है वैल्यू, तब जाके फिर से वही एक्टिव रीजन एकदम नीचे रहेगा, जब जब बेस करंट लगभग जीरो, दोनों को रिवर्स बायस कर दिया कट ऑफ हो जाएगा, दोनों को फॉरवर्ड बायस कर दिया सैचुरेशन। बात समझ आ रही है? ठीक है, ये चीजें लिख ली, लिख लो कॉमन एमिटर के लिए, इन्हीं से क्वेश्चन सॉल्व होगा। हो गया? नहीं, एनपीएन भी ले सकते हो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, फॉर्मूले पे तो सेम ही रहेगा। करंट की डायरेक्शन से रिवर्स हो जाएगी। उसमें भी आप ये लिखोगे आई इज इक्वल टू आई बी प्लस आई सी, ये इधर से आ रहा होगा, ये इधर से आ रहा होगा और ये नीचे जा रहा होगा, है ना। उससे फर्क नहीं पड़ेगा उसमें। चलो, अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज है जो याद रखना, सैचुरेशन रीजन के अंदर कलेक्टर एमिटर जंक्शन का वोल्टेज क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सैचुरेशन रीजन में ऑपरेट कर रहे हो तो कलेक्टर एमिटर जंक्शन का वोल्टेज क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। समझ आया? ये कलेक्टर एमिटर जंक्शन का वोल्टेज क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अच्छा, यहाँ रिलेशन बता सकते हो क्या कलेक्टर एमिटर के बीच में, वीसीसी के बीच में, और जो लोड के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप आएगा उसके बीच में?
कलेक्टर करंट इस तरह से आ रहा है, तो रेजिस्टर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप आएगा? IR। कौन सा करंट आ रहा है? IC इंटू RC। तो यहां से चलना शुरू करें तो माइनस और प्लस VCC। तो याद रखना VCE की वैल्यू क्या हो जाती है? ये हो जाती है IC इंटू RC माइनस VCC। ठीक है ना? और इन सैचुरेशन VCC क्या हो जाता है? 0। जब सैचुरेशन आता है तब VCC क्या हो जाता है? VCE क्या हो जाता है? 0। आउटपुट रेजिस्टेंस क्या बोलोगे कॉमन एमिटर के लिए? आउटपुट रेजिस्टेंस नहीं V/I आएगा ना। अरे R तो V/I होता है ना भाई। तो डेल्टा V कौन सा लिखूं? कलेक्टर एमिटर अपॉन करंट। आउटपुट तो क्योंकि कलेक्टर है। समझ आ रहा है? ठीक है ना? एक और इम्पोर्टेंट बात, जब आप कॉमन बेस की बात कर रहे हो तो ये तो हमें समझ आ रहा है कि आउटपुट वोल्टेज काफी बढ़ के आएगा, है ना? जब हम इसकी बात कर रहे हैं तो आउटपुट वोल्टेज क्या होने वाला है? बढ़ के आने वाला है। अब मैंने क्या किया है यहाँ पे, ये बैटरी तो लगा रखी है ताकि ये फॉरवर्ड बायस रहे। ये हो गया आपका इनपुट सिग्नल, जो कि यहाँ पे देख पा रहे हो आप, साइनसॉइडल इनपुट सिग्नल है। इसके अक्रॉस आपको मिलेगा आउटपुट सिग्नल। ये बैटरी लगा रखी है ताकि ये जंक्शन रिवर्स बायस्ड रहे। आउटपुट सिग्नल कैसा मिलता है? एम्पलीफाइड मिलता है। देख पा रहे हो आप? काफी ज्यादा, है? काफी ज्यादा एम्पलीफाइड मिलेगा। इंपॉर्टेंट बात ये है, बाकी मैंने ये वही फॉर्मूले लिखे हैं जो पहले आप देख चुके हो कॉमन बेस के अंदर। इंपॉर्टेंट बात ये है कि इनपुट सिग्नल और आउटपुट सिग्नल इसके अंदर सेम फेज के अंदर रहते हैं। यानी जिस समय पर इनपुट वोल्टेज इंक्रीज हो रहा होता है उस समय पर आउटपुट वोल्टेज भी इंक्रीज हो रहा होता है। ठीक है ना? कॉमन बेस के अंदर। तो अब इसके लिए हम कुछ टर्म्स डिफाइन करते हैं जिन्हें हम कहते हैं गेन। गेन यानी कि इनपुट से आउटपुट जाने में आपको क्या गेन हुआ। ठीक है ना? जैसे सबसे पहले होता है डीसी करंट गेन। इसे हम डिफाइन करते हैं अल्फा से। कर चुके हैं हम पहले भी एक अल्फा। हाँ। तो अब बताओ कॉमन बेस अगर है, कॉमन बेस अगर आप एम्पलीफायर यूज कर रहे हो तो आउटपुट कौन सा करंट है और इनपुट कौन सा करंट है? तो करंट गेन क्या होगा? किसी का भी गेन आउटपुट बाय इनपुट है, बस इतना से याद रखना। एसी करंट गेन को क्या लिखेंगे? डेल्टा एसी बाय डेल्टा आई। दोनों में डिफरेंस क्या है? जब सिर्फ यहाँ पर डीसी सोर्स था तब तो आप उस जगह पे वोल्टेज डायरेक्टली यूज कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे क्योंकि एसी है तो आप किसी इंस्टेंट पे कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे आपको चेंज लिखना होता है, अपॉन चेंज लिखना होता है। समझ आया? सिमिलरली एसी वोल्टेज गेन की बात करें, इसका सिंबल होता है एवी, स्मॉल वी नीचे। वोल्टेज गेन क्या होगा? आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज। आउटपुट वोल्टेज कौन सा वाला है? बोलो। डेल्टा वी सी बी, इस केस के अंदर कॉमन बेस की बात कर रहे हैं, अपॉन इनपुट बेस एमिटर। इसे मैं क्या लिख सकता हूं? क्या मैं इसे लिख सकता हूं आईसी या डेल्टा आईसी इंटू आर एल। एल यहाँ पे लोड रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि कलेक्टर के पास है कि नहीं है, रेजिस्टेंस। या आरसी लिख लो, अपन आर एल लिखते हैं लोड की वजह से। ठीक है? अपॉन इसे मैं क्या लिख सकता हूं इनपुट के लिए? डेल्टा आई ई इंटू जो भी इनपुट रेजिस्टेंस होगा, आर आई कह देते हैं उसे, कोई दिक्कत इसके अंदर? डेल्टा आई सी अपॉन डेल्टा आई को क्या लिख सकते हैं? अल्फा। अल्फा गेन मल्टीप्लाइड बाय आर एल बाय आर आई, ये आपको दे देता है वोल्टेज। क्वेश्चन गारंटीड आएगा तो इन्हीं चीजों पर आएगा। ये दे देंगे, वो वाला गेन पूछ लेंगे, ये वाला गेन पूछ लेंगे, पर आपको सिर्फ याद क्या रखना है? सर्किट याद रखना है, किसको इनपुट कहते हैं किसको आउटपुट कहते हैं, और गेन का मतलब सिंपली आउटपुट वाली चीज अपॉन इनपुट वाली चीज।
कोई दिक्कत? सिमिलरली एसी पावर गेन की अगर बात की जाए तो पावर गेन क्या हो जाती है? पावर क्या हो जाती है? तो यहां मैं लिख सकता हूं बेसिकली पावर आउटपुट बाय पावर इनपुट, है ना? यही तो हो जाएगा आपके एसी गेन, जीएसी। क्या लिखेंगे पावर को? वोल्टेज इंटू करंट लिख सकते हैं क्या? तो आउटपुट पावर क्या हो जाएगा? डेल्टा वी सीबी इंटू डेल्टा आईसी अपॉन डेल्टा वी ईबी इंटू डेल्टा आईई। ये आपका क्या हो गया? अल्फा एसी। और ये देखो, इसको आपने ये लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है? तो क्या मैं यहाँ पे कर सकता हूँ अल्फा स्क्वायर आर एल बाय आर आई। तो अगर हमें एक बार बस एसी करंट गेन मिल जाए तो वोल्टेज गेन और पावर गेन के लिए बस आपको क्या करना होता है? आउटपुट रेजिस्टेंस बाय इनपुट रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई, उसमें अल्फा स्क्वायर, उसमें अल्फा। ये फॉर्मूला नोट डाउन कर लो, ये है कॉमन बेस के लिए। जी एसी, जी और नीचे एसी तो मतलब अल्टरनेटिंग करंट, जी सिंबल है मेनली। हो गया? चलो, सिमिलरली कॉमन एमिटर के लिए, पर यहाँ पे एक डिफरेंस आ जाता है। इनपुट सिग्नल से आउटपुट सिग्नल का फेज डिफरेंस पाई का रहता है, 180 का रहता है। मींस में दो सवाल आ चुके हैं। एक बार पूछा था कॉमन गेन, कॉमन बेस एमिटर के अंदर, कॉमन बेस एम्पलीफायर के अंदर इनपुट और आउटपुट सिग्नल के बीच का फेज डिफरेंस कितना होता है? तो क्या आंसर होगा उसका? 0। और एक बार पूछा था कॉमन एमिटर में क्या होगा? तो आंसर क्या है? 180 या पाई। समझ आया? एम्पलीफाइड होगा और कोई डिफरेंस नहीं है। वैल्यूज लिख के बता। हाँ हाँ, वैल्यूज लिख के बताओ इसके अंदर। पहले डीसी करंट गेन इसके अंदर क्या लिखेंगे? इस बार बीटा लिखा जा रहा है, क्यों? क्योंकि इनपुट बेस है। याद रखने का तरीका, इनपुट के बेसिस पे होता है ना करंट गेन, इनपुट से आउटपुट। तो इस बार बेस इनपुट है तो बीटा, एमिटर इनपुट होता है तो अल्फा। याद करो, पहले भी एमिटर के लिए अल्फा था। बताओ डीसी करंट गेन क्या लिखा जाएगा? इसमें आउटपुट करंट क्या है? आईसी, इनपुट क्या है? आईबी। तो सिंपली क्या लिख सकते हो? आईसी बाय आईबी। एसी करंट गेन डेल्टा आईसी डेल्टा आईबी। कोई दिक्कत? एसी वोल्टेज गेन डेल्टा वी, कौन सा लिखा जाएगा? सीई बाय डेल्टा, ठीक है ना? ये फाइनली क्या मिल जाएगा आपको? डेल्टा आईसी बाय डेल्टा आईबी इंटू
आर एल बाय आर आई, या ए वी को क्या लिख सकते हैं, बीटा ए सी इंटू आर एल बाय आर आई। अच्छा लग रहा होगा थोड़ा, कुछ खास नहीं है ना। पावर के लिए बोलो, पी आउट बाय पी इन, तो जी ए सी ये आपको मिल जाएगा बीटा ए सी का होल स्क्वायर इंटू आर एल बाय। अब होता क्या है कि वोल्टेज गेन ये कॉमन एमिटर के लिए ज्यादा होता है कॉमन बेस से, इसीलिए 95% केसेस में कॉमन एमिटर एम्पलीफायर को यूज किया जाता है। ठीक है ना। क्या हुआ? एक टर्म और होती है ऐसे, कोई अगर पूछ ले आपसे, ट्रांस कंडक्टेंस से कहा जाता है, ठीक है ना, जो कि बेसिकली रेशियो हो जाता है आपके आउटपुट करंट बाय आउटपुट इनपुट वोल्टेज का, कि आपने कितना ट्रांसफर कर पाए कंडक्टेंस, आउटपुट करंट कितना है कंपेयर टू इनपुट वोल्टेज में अगर हम चेंज करें तो सर्किट कितना अच्छा है, इससे ये पता लगेगा कि इनपुट वोल्टेज बदलने से आउटपुट करंट किस तरह से बदल रहा है। आउटपुट हमारा आईसी है, तो डेल्टा आईसी अपॉन इनपुट क्या है, वीबी बेस एमिटर। तो याद रखना इसके टर्म्स में, करंट गेन के टर्म्स में वो हो जाता है बीटा एसी अपॉन इनपुट रेजिस्टेंस। हो गया। ये तुम्हारा खत्म हो गया सेमीकंडक्टर। अब कर रहे हैं इस पे सवाल। कल तो फ्राइडे, कल डिस्कशन होगा, संडे से रिवीजन शुरू करेंगे अपन, है ना। काइनामेटिक्स। क्या हुआ, दुखी क्यों लग रहा है, मिस हो गया बहुत कुछ? कुछ नहीं है, ये जो अभी पढ़ा है ना आज, इससे पहले सब कचरा था। बस ये फॉर्मूले याद रखो, क्वेश्चन मिस ही नहीं होगा। सिर्फ ये फॉर्मूले समझ तो है, कर क्या रहे हैं, आउटपुट इनपुट, एक बार लेक्चर देखना समझ आ जाएगा बस, है ना। और क्या मिस हुआ था इससे पहले, कब से मिस होना शुरू हुआ? ये वाली बात तो मैंने भी नहीं ली ज्यादा क्लास। इतना कुछ नहीं है, एक बार ध्यान से पढ़ोगे, नोट्स पढ़ोगे, हो जाएगा। कोई दिक्कत है तो पूछना, है ना। परेशान होने से कुछ नहीं होता, सॉल्यूशन हर प्रॉब्लम का निकल सकता है, और मोर देन इनफ टाइम होता है हमारे पास अगर हम टाइम निकालना चाहें तो। चलो करे क्वेश्चन। ये रहा सवाल। बेस करंट आपको दिया गया है, कलेक्टर करंट दिया गया है, एमिटर करंट बताना है, और करंट गेन बताना है अल्फा।
सही। देखो तुम ज्यादा देखो देखो समझो बस। एमिटर नाम से क्या समझ आ रहा है? एमिट करने वाला। कलेक्टर मतलब लेने वाला। बचा हुआ बेस बीच में थोड़ा बहुत ले लेता है करंट। तो एमिटर का करंट जो है वो जाता है बेस में प्लस कलेक्टर में। ये सवाल है, एमिटर का पूछा है। आई क्या हो जाएगा सिंपली, ये हो गया 0.105 मिली एम्पियर प्लस 2.05 मिली एम्पियर। ये हो गया आपका 2.155 मिली एम्पियर। ये आपका एमिटर करंट है। अल्फा जो है रिलेटेड होता है एमिटर से, तो ये एमिटर का करंट गेन है। तो अल्फा सिंपली क्या हो जाएगा, आई सी बाय आई ई। आई कलेक्टर आप निकाल चुके हो, सॉरी आई सी तो वो ये आ जाएगा आपका 0.95। क्या था अगला सवाल? डेल्टा आई बी दिया हुआ है, डेल्टा वी बी ई दिया हुआ है, आई सी दिया गया है, आर आई बीटा, ये सब बताना है। कॉमन एमिटर वाले फॉर्मूले देखो, यूज करो। थाउजेंड क्या आया? रेजिस्टेंस बिल्कुल सही। हम्म, वोल्टेज गेन ए वी क्या हो जाता है, बीटा स्क्वायर कितना है? बीटा स्क्वायर थोड़ी होता है वे यार। बताओ, लग रहा है मुश्किल। चले अगले पे। फिर से कॉमन एमीटर।
गर्मी हो रही है, चल रहा है गैस, थोड़ा बढ़ा दो यार, उसका मुंह ऊपर कर दो, क्लैप स्विंग से, नहीं हो रहा तो हाथ से कर दो, नहीं पहुंचोगे वो ले लो, वो नीचे जाएगा ऊपर नहीं जाएगा। हाँ अब ऐसे करो, और करो, दम करो थोड़े, हाँ, अरे बंद नहीं करना, ऐसे वही अच्छा ही हुआ है। हाँ फिर हो जाएगा बस। 1 मिली एम्पियर किसका आंसर है? कलेक्टर करंट, बिल्कुल सही। मिल गया, आउटपुट कलेक्टर होता है ना सीधे उससे। कितना आया? कोई समस्या? बोलो, करो अगला। आगे ये वाला ना उसे नोट डाउन कर लिया करो फटाफट, अपने आप समझ आ जाएगा। बीटा है 400/3, बीटा आ गया तो अब क्या ही बचा है इसमें। कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया।
कोई दिक्कत क्या, कोई डाउट है? चलो अगला। ये सारे PYQ है, आ चुके हैं जो। बीटा, बेस करंट तो बीटा से है ना इनपुट, और एमिटर करंट अल्फा। इसका मतलब नहीं है वो अल्फा तो एमिटर के इनपुट जब होता है ना, एमिटर इनपुट कब होता है? कॉमन बेस में। हाँ, तो उसमें क्या हो जाता है अल्फा। तो बेस करंट एप्लीकेशन फैक्टर तो उसमें भी निकल सकता है ना, बीटा निकालना है। हर सर्किट में अल्फा बीटा तो निकल ही सकते हैं, पर कॉमन बेस के अंदर इनपुट होता है एमिटर, और कॉमन एमिटर में इनपुट होता है बेस। वो तो बेसिक डेफिनेशन मत भूलो। एमिटर करंट कितना एम्पलीफाई हुआ, IC बाय IE। बेस करंट कितना हुआ, IC बाय IB। उसे बीटा ही कहते हैं हमेशा, और उसे अल्फा कहते हैं हमेशा। 9.8 कुछ गड़बड़ है, 49 सही है। सबसे पहले IB निकाला होगा, ये आ जाएगा IE माइनस IC। ये कितना हो गया, 5.6। ये आपको मिल गया IB। उसके बाद क्या निकाल दोगे आप यहाँ से, बीटा क्या हो जाएगा, है ना। अगला, करंट की ना कॉमन एमिटर है 6। देख लेता हूँ एक बार। कॉमन एमिटर में कौन सा करंट गेन लिखा था हमने, जनरल कौन सा होगा? कॉमन एमिटर में इनपुट कौन होगा? कॉमन, आंसर बता रहे हो? नहीं, आंसर 4.8 तो नहीं। कॉमन इनपुट कौन होगा, मतलब इनपुट कौन होगा, बेस होगा कि नहीं होगा? तो बेस के साथ कौन होता है,
अल्फा या बीटा? बीटा होता है ना, तो वही दे रखा है इसका मतलब। अगर कुछ नहीं बोला तो आप जनरल गेन कौन सा मानोगे, आउटपुट बाय इनपुट, और आउटपुट तो कलेक्टर ही होता है। अब कॉमन क्योंकि एमिटर है तो इनपुट कौन होगा, बेस होगा, और नीचे बेस है यानी ये बीटा। देखो हर सर्किट में अल्फा बीटा दोनों निकल सकते हैं, ये कंफ्यूजन मत रखना, एक ही निकल सकता है। सही। बीटा से आप अल्फा निकाल सकते हो, फॉर्मूले लिखाए थे ना, रिलेशन। तो आ जाएगा 69/70, और अल्फा क्या हो जाता है सिंपली, बोलो, IC/I, तो आपको IC मिल गया। वो दिया ही आपको। कोई दिक्कत, कुछ कंफ्यूजन तो हो रहा है, पर वो इसलिए हो रहा है क्योंकि अभी तुरंत पढ़ा है ना हमने सब कुछ, एक बार घर जाके रिवाइज कर लोगे तो फिक्स हो जाएगा दिमाग में। कॉमन बेस है, कॉमन एमिटर, अल्फा बीटा निकल ही सकते हैं, है ना। और अगर कुछ नहीं बोला गया तो आउटपुट में इनपुट वाला मानना। तो कॉमन बेस के लिए फेज डिफरेंस बिटवीन इनपुट और आउटपुट कितना होगा, कॉमन बेस के लिए इनपुट आउटपुट। अगला सवाल देखो, कॉमन एमिटर एम्पलीफायर है जिसमें डीसी करंट गेन आपको दे दिया गया है, आरसी दे दिया गया है, वीसीसी दे दिया गया है। फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ बेस करंट फॉर वीसीई टू रीच सैचुरेशन। क्या मतलब हुआ, वीसीई 0। कर लो फटाफट, कलेक्टर एमिटर के अक्रॉस 0 आ जाना चाहिए। जीरो 0.04 40 माइक्रो एम्पियर आंसर, एक जीरो की गड़बड़ हो रही है। देखो ये निकाल सकते हो, उस फॉर्मूले से डायरेक्टली आपको मिल गया आईसी की वैल्यू कितनी होगी। आईसी मिल गया आपको, क्या पूछा गया है, आईबी, सीधे क्या कर देंगे बीटा,
जो कि होता है IC बाय IB। यहाँ से आपको IB मिल जाएगा। आया? अभी भी नहीं आ रहा? सब सेम किया है। ठीक है, कॉन्सेप्ट तो समझ आ गया। सैचुरेशन कहीं दिया हो तो कैसे यूज करते हैं। चलो अगला। सारे क्वेश्चन जो भी आपने किए 2010 के बाद से हैं, है ना, जो आ चुके हैं मेंस में। हर एक क्वेश्चन आया है इनमें से। बहुत मुश्किल नहीं है। एक क्वेश्चन फिक्स ही, एक इस पे फिक्स हो गया, एक लॉजिक गेट का आएगा ही आएगा, वो फिक्स होगा, 2 सवाल फिक्स हो सकते हैं सीधे। किसी ने सिलेबस देखा है? कम्युनिकेशन सिस्टम तो नहीं है सिलेबस में, है क्या? कब दोगे? 2022 में? फिजिक्स। तो पता नहीं, मैं उसका एक PDF दे दूंगा, 2 पेज का है, पढ़ लेना। उसमें साई वेव्स और ये सब ग्राउंड वेव्स के बारे में, फ्रीक्वेंसी वगैरह याद करनी हो सकती है। RI 667 लगभग सही है। हाँ, क्या है? हो जाएगा RI सिंपली VBE बाय IB। क्या क्या दिया है? VBE की वैल्यू दी है 10 और IB माइक्रो। ये तो कैलकुलेट किया ना, लगभग 670 आ रहा है। और क्या पूछा है? वोल्टेज गेन क्या हो जाएगा? V आउट बाय V इन डायरेक्टली, ये मत भूल जाना, है ना। आउटपुट सीधे कितना दिया गया है आपको? 3। और इनपुट कितना दिया गया है? 10 इंटू 10⁻³ आउटपुट निकाल लिया होगा ना इससे? क्या आउटपुट दिया नहीं है क्या?
कलेक्टर करंट दे रखा है, और क्या चाहिए आपको, लोड रेजिस्टेंस दे रखा है, कितना आएगा, ये आ रहा है। हाँ अप्रॉक्स 3 क्यों, एग्जैक्ट 3 तो आ रहा है। अरे भाई ये देखो, ये कलेक्टर करंट है और ये आउटपुट रेजिस्टेंस है, मिली कट गया, 3 ही तो आ रहा है। हो जाता है आईसी इंटू आरएल, ठीक है ना। एक जो डिफरेंट क्वेश्चन आया है पूरे में वो ये है, तो शायद हो सकता है आगे ऐसा सवाल दोबारा पूछें, आज तक पहले तो पूछा नहीं था, एक बार पढ़ने की कोशिश करो। तो इसमें पावर गेन आपको दे रखा है, और वो किसमें दे रखा है, 60 डेसिबल। तो ये पी आउट बाय पी इन नहीं दे रखा डायरेक्टली, डेसिबल में याद है कुछ मेजर किया था आपने, लाउडनेस याद होना चाहिए, बीटा 10 log I बाय आई नॉट, आई नॉट 10 की पावर -12 साउंड वेव चैप्टर। मेरे लाउडनेस नहीं याद है, फॉर्मूला है सीधे। अब याद रखो, कभी भी लाउडनेस की कोई चीज आती है तो आप इस तरह से मेजर करते हो बेसिकली, 10 log, वैसे तो आता है इंटेंसिटी, पर यहाँ पे पावर दे दिया है तो सीधे पावर लिख देंगे हम, पी आउट बाय पी इन। ये आपको दे रखा है 60, क्योंकि डेसिबल में है तो यूनिट तभी मैच होगी आपकी जब आप इससे यूज करोगे, समझ आया। यहाँ से आपको पी आउट बाय पी इन मिलेगा 10 की पावर 6। ये अब आपका नॉर्मल पावर गेन है जिसे आप अपने फॉर्मूले में रख सकते हो, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस उन्होंने किया था। अब आप कह सकते हो कि बीटा स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस आउटपुट का बाय रेजिस्टेंस इनपुट का, ये होना चाहिए पावर गेन, जो कि 10 की पावर 6 है। समझ आया। नहीं, पावर ये लॉग बेस 10 ही रहता है, यहाँ पे बेस 10 ही रहता है। यहाँ से बीटा आपको 100 मिल जाएगा, क्लियर है। तो ये तो लाउडनेस पे है, पड़ा होगा। हाँ हमेशा, उसमें भी ये पूछा जाता है कि इंटेंसिटी अगर इतनी है साउंड की तो लाउडनेस कितनी होगी, तो बीटा से डिनोट करते हैं, उसे फॉर्मूला हो जाता है 10 log 10 आपकी जो इंटेंसिटी है अपॉन 10 की पावर -12, वहाँ नीचे वाली चीज फिक्स रहती है, रेफरेंस 10 की पावर -12। मैं रिवाइज करूंगा तो फॉर्मूला ऑब्वियसली लिखाऊंगा, ठीक है बस। हम्म हम्म, चलो एंड करते हैं यहाँ पर, थैंक यू। कल डिस्कशन होगा और